नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, हमारा जो डेली एमसीक्यू सेशन चल रहा था, एक बार तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाफट। देखिए, जो डेली एमसीक्यू सीरीज चल रही थी हमारी, इस सीरीज़ में आज हमारा पार्ट 3 होगा। आप लोगों को पता है कि ये सीरीज़ एचएसएससी, एसएससी, जीडी, दुर्गा शक्ति, कमांडो और एचएसएससी के और भी एग्ज़ाम जैसे ग्राम शिव, पटवारी सब के लिए हेल्पफुल होगी। ये सीरीज़ का समय होगा डेली रात को 9 बजे। बहुत जल्द हमारी जनरल साइंस की सीरीज भी स्टार्ट होगी। तो देखिए जी, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन हमारा है, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहत का उल्लेख किया था और युद्ध त्याग की घोषणा कर दी थी? मेरी बात सुनिए आप लोग। मैंने आपको बताया था जो शिलालेख होते हैं या फिर जो अभिलेख होते हैं यानी कि एडिक्ट, वो अशोक ने 3 प्रकार के बनवाए थे। या तो अशोक ने बनवाए थे पिल्लरों पर, या बनवाए थे अशोक ने गुफाओं में केव एडिक्ट, या फिर चट्टानों पर। जो चट्टानों पे थे वो 14 थे, जिनमें से अलग अलग पे अलग अलग कंटेंट दे रखा था। ठीक है, इसमें जो देखो तीन, ये जो 4 दे रखे हैं ना ऑप्शन में, चारों की अगर मैं बात करूं तो देखिए नीचे से शुरू करते हैं। पांचवा, पांचवे में अशोक ने क्या बता रखा था? पांचवे में अशोक ने, सॉरी 10वां, सॉरी 10वें में अशोक ने प्रजा के हित की बात कर रखी है। 11वें में अशोक ने जो है धम्म की बात कर रखी है, धम्म यानी कि प्रचार। 12वें में अशोक ने महामंत्र का जिक्र कर रखा है, प्रचारक जो होते हैं। लेकिन 12 में था महिला महामंत्र। और मस्की जो राजा देश है, मस्की जो शिलालेख है, वो है 13वां। और मैंने आपको बता रखा है बहुत बार, इस पे वीडियो भी पड़ी है अशोक के अभिलेखों की। 13वें अभिलेख में अशोक ने कलिंग के युद्ध का वर्णन किया है। कलिंग के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम होएगा मस्की अभिलेख। ध्यान दें, ये वो अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अदरवाइज इसको अशोक वर्धन या अन्य नामों से जाना जाता है। अशोक का एक नाम हो रहा है प्रियदर्शी। देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सनी यानी सिकंदर का दूसरा रूप घोषित किया था? तो आप सबको पता है, दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। इसमें जो बलबन दे रखा है ना, बलबन, बलबन को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक माना जाता है। केकुबाद बलबन का पोता था। और उसके बाद इल्तुतमिश दे रखा है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये दूसरा सिकंदर होगा। ठीक है, देखिए जी, लेकिन ये बात भी समझने वाली है, इसने खुद को दूसरा सिकंदर कहा था, लेकिन सिकंदर ए सनी की उपाधि इसको मिली थी और दी थी इसको मलिक काफूर ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वशासन का अग्रणी निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? देखो, स्थानीय स्वशासन किसको बोलते हो आप? लोकल सेल्फ गवर्नेंस। आप इसी का दूसरा रूप समझ सकते हैं पंचायती राज। लेकिन पंचायतें तो 1959 में शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर 1959, राजस्थान के नागौर जिले से। लेकिन पंचायत नाम दिया था, एक्चुअल में पंचायत का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण करना, मतलब सेंटर से अलग पावर लोकल एरिया को देना। तो ये स्थानीय स्वशासन भी कहलाता है। ये स्थानीय स्वशासन पे सबसे ज़्यादा फोकस हुआ था 1880 से 84 के बीच, और वो समय था लॉर्ड रिपन का। लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट आए थे। मेयो एकमात्र वायसराय जिसकी भारत में हत्या कर दी गई थी पोर्ट ब्लेयर में। और कर्जन को आप जानते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन किया था कर्जन ने। भारत में सांप्रदायिकता को जन्म देने वाला कर्जन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है। इसमें तो आंसर दे ही रखा है जी, देखिए आप लोग। अच्छा, लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहे आप लोग। देखिए, डलहौजी ने हड़प नीति, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। लॉर्ड मिंटो ने इंडियन काउंसिल एक्ट, बिल्कुल, इसके समय में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया है। वेलेजली की सहायक संधि। अपहरण नीति तो थी 1848, सहायक संधि 1798। लेकिन जो कर्जन है ना, उसके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का टाइम तो दे रखा है सही, लेकिन यह आया था लिट्टन के समय में। कर्जन तो 1905 के लगभग था। ये 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग, सब कुछ कर्जन के समय में बने थे। तो इसका आंसर होगा कर्जन। वैसे पहले ही टिक लगा रखा है इसके ऊपर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, नूरजहां का मूल नाम क्या था? सब जानते हैं नूरजहां को। नूरजहां
1611 में जहांगीर की शादी होती है नूरजहां के साथ। नूरजहां ईरान के राजा अली कुल बेग की पत्नी थी जिसका नाम था मेहरुनिसा। नूरजहां की मम्मी का नाम था असमद बेगम जिसने इत्र का आविष्कार किया था। नूरजहां का भाई था आसफ खां जिसकी बेटी थी मुमताज जो शाहजहां के साथ विवाह करेगी। ठीक है, तो ये मेहरुनिसा मुगलों के यहाँ पे रहने आई थी 1611 में। जहांगीर नौरोज के त्यौहार पे इसको पहली बार देखता है जब जहांगीर के हाथ में 2 कबूतर थे और वो गुलाब तोड़ने के लिए जाता है, तो रास्ते में उसको ये मेहरुनिसा मिलती है। तब जहांगीर को ये पसंद आ गई और जहांगीर ने इससे तुरंत शादी कर ली। जहांगीर क्योंकि शराबी था, जहांगीर ने कहा कि मैडम आपका नाम आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से सही नहीं है, तो आज से आपका नाम नूरजहां होगा। वैसे इसका नाम बीच में नूर महल भी रखा गया था, मतलब आप महल का नूर हो। जहांगीर ने कहा नहीं, आप पूरे जहां का नूर हो। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? मेरी बात सुन लीजिए आप लोग, डेल्टा बनाने वाली जो नदियां हैं ना वो मैक्सिमम इस साइड में गिरती है। इस साइड की जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो बेसिन बनाती है। ठीक है, डेल्टा का मतलब नदियों का समुद्र में गिरने से पहले अलग अलग धाराओं में बट जाना, तो वो दलदली इलाका बन जाएगा सारा का सारा। गंगा नदी भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी, महानदी भी बनाती है। बच गई ताप्ती। ताप्ती तो यहां निकलती है ना बैतुल से खंबात की खाड़ी तक। ठीक है, तो ताप्ती नदी होगी जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, उसके बाद चलिए जी आगे, ये बेसिन बनाएगी। ठीक है, उसके बाद एस्चुरी बोलते हैं बेसिन को। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे। अच्छा एक बात और, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो गई, इसके अलावा गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो गई। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व कौन सा है टाइगर के लिए, बताइए फटाफट, और ये कहां पर है बताइए जी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये नागार्जुन आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, उसके बाद चलिए आप लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा था? सबसे पहला रंगीन चलचित्र कौन सा था? क्या मधुमती था, किसान कन्या, ऑन, 2 बीघा जमीन? बताइए जी सबसे पहला। अच्छा चलचित्र क्या होता है? चलचित्र, चलचित्र होती है वीडियो, वीडियो को बोलते हैं चलचित्र। सबसे पहला रंगीन था किसान कन्या। ठीक है, बताइए जी सबसे पहला रंगीन जो चलचित्र था वो किसान कन्या था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, किसान कन्या जो है आप लोग ये भी याद रखें 1937 में प्रकाशित हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कृति रचना कौन सी है जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा तो रविंद्रनाथ टैगोर की है, द कोर्ट डांसर भी है, चित्रागंधा भी है, कपाल कुंडल आएगा। कपाल कुंडल जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। क्या ये बात सही है? मुझे बताइए। ठीक है, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के और बांग्लादेश के दोनों देशों का राष्ट्रीय गान की रचना की थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही 1925 में सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा था कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात और याद रख लो, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, और ये अभी अभी पेपर में आया था फीमेल कांस्टेबल वाले में। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी बुक हरिवंश राय द्वारा लिखी गई है? बताइए जी हरिवंश राय द्वारा। अच्छा हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता, कौन सी बुक इनके द्वारा लिखी गई है? मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। इसमें चिदम्बरा, कपाल कुंडला, कामायनी, प्रतीक्षा, कोई भी बुक इनमें से नहीं लिखी जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा। हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी मधुशाला। ठीक है, ये कौन कौन सी किसके द्वारा लिखी गई है देखिए जी, एक सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा जो है, कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी, कामायनी जयशंकर प्रसाद, और प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर। और जो हरिवंश राय बच्चन की है इनमें से कोई भी किताब नहीं है, इनकी है मधुशाला। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन,
वार एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर, तो इसके लेखक होंगे सी दास गुप्ता। सी दास गुप्ता इसके लेखक होंगे। कमेंट करके बताइए फटाफट, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चंस काम के लग रहे हैं? कमेंट करके बताइए फटाफट। चलिए जी, वेरी गुड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में पूना समझौता होता है। इसमें क्या क्या डिमांड रखी गई थी? मेरी बात सुनिए। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने की? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों मांगेंगे ये? उसके बाद आगे आ जाओ। निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन का क्षेत्र? नहीं जी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र, ये होगा सही, क्योंकि इसमें फैसले लिए गए थे कि जो केंद्र है, केंद्र में साहब 18% आरक्षण दे देंगे। महात्मा गांधी ने कहा केंद्र में 18% और राज्यों में 71 सीटों पे सेपरेट इलेक्शन मिलने वाला था, लेकिन 148 सीटों पर लगभग 1580 सीटों में से 148 सीटों पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच सक्सेसफुल हो गया था इस डील के साथ। अगला क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल होगा आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल होगा आइस हॉकी। ठीक है, बताइए जी। रग्बी फुटबॉल जो है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं, ये होगा ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो, कैसी आवाज आ रही है? खो खो में 9 की आवाज आ रही है। खो 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी 11 खिलाड़ी होते हैं। 17 तो होते ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रग्बी में होते हैं 15। उसके बाद चलिए आप लोग आगे, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, देखिए जी, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? कानपुर तो है, पटना भी है, वाराणसी भी है, दिल्ली नहीं है जी। दिल्ली गंगा के किनारे थोड़ी ना है, दिल्ली यमुना के किनारे है। ठीक है, तो गंगा के किनारे दिल्ली नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध ही नहीं है उसे क्या कहा जाता है? देखो इसमें जो दे रखे हैं ना ऑप्शन, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, पैलियोथिलिक, इसको छोड़ दीजिए एक बार, पूरा पाषाण जो है इसी में आएगा ऊपर, और हिस्टोरिक, ये 3 पीरियड होते हैं मेन, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। प्री हिस्टोरिक वो होता है जिसमें कोई भी रिटर्न साक्ष्य नहीं मिला। प्रोटो हिस्टोरिक वो होता है रिटर्न साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। हिस्टोरिक वो होता है जिसमें रिटर्न साक्ष्य मिले हैं और पढ़े भी गए हैं। तो इसका आंसर होगा प्राग ऐतिहासिक, यानी कि प्री हिस्टोरिक। इसी में आ जाता है आपका पाषाण काल। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल कहां पर है? इससे बड़ा, इंडिया से बड़ा कहां हो सकता है? इंडिया में सबसे बड़ा डाकघर है, सॉरी, सबसे बड़ा डाकघरों का जाल है। ठीक है, एक तो ये जो पोस्टल सर्विस का जो नेटवर्क है वो इंडिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? देखो जो इसमें ऑप्शन में दे रखे मैं आपको सारे बता रहा हूं। गुरु अंगद देव दूसरे गुरु, गुरु रामदास चौथे गुरु, अर्जुन देव पांचवें गुरु, गुरु हर गोविंद छठे गुरु। तो गुरु नानक देव पहले गुरु थे और पहले के बाद दूसरा आएगा। ठीक है, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि, रामदास ने अमृतसर बसाया, अर्जुन देव ने गोल्डन टेम्पल, हरगोविंद सच्चे बादशाह, गिविंद लिखा हुआ है, हरगोविंद आएगा, सच्चे बादशाह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हर राय हरकिशन और गुरु तेग बहादुर, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अमीर खुसरो क्या था? अमीर खुसरो, मेरी बात सुन लीजिए, अमीर खुसरो ने 1253 से लेके 1325 तक अपना जीवन व्यतीत किया। सोचिए 1253 में दिल्ली सल्तनत में राजा कौन था? 1253 में दिल्ली सल्तनत में राजा आ गया निसरुद्दीन महमूद तुगलक, सॉरी निसरुद्दीन महमूद, निसरुद्दीन महमूद से लेके गयासुद्दीन तक
सोचिए कितने लोगों का कार्यकाल देखा, पूरा तो खिलजी वंश हड़प गया ये। ठीक है, खिलजी वंश 1290 में शुरू हुआ था 1320 तक, तो कितने, लगभग 8 राजाओं का कार्यकाल देखा। लेकिन किसके दरबार में था ये पूछा जाए तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के मेन दरबार में था। ये जो है निजामुद्दीन औलिया के गुरु भी थे। ठीक है, सॉरी, निजामुद्दीन औलिया के गुरु, हाँ। उसके बाद नहीं, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, ये बात करेक्शन कर लेना। उसके बाद मेन बात एक और, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है, सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक संगीतकार था। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई। अमीर खुसरो ने बहुत सारे लोगों को देख करके कविताएं लिखी, कविता भी लिखी है। इसने एक बुक लिखी थी, तारीख ए दिल्ली, दिल्ली सल्तनत के लोगों का इतिहास लिखा था, मतलब ये इतिहासकार भी था। तो उपरोक्त सभी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर की माता कौन थी? सुनिए, महावीर कौन है? वही महावीर स्वामी जो कि 599 BC में पैदा हुए थे कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम में पैदा हुए थे, वैशाली में पड़ता है। और महावीर की माता थी त्रिशला। यशोदा तो इनकी पत्नी का नाम था, जमाली तो इनके दामाद का नाम था, और महामाया तो महात्मा बुद्ध की मम्मी का नाम था। ठीक है, 599 BC में जन्म हुआ था। लेकिन आपको है ना लूसेंट जैसी किताबों में 540 मिलेगा, लेकिन वो गलत है, 599 आएगा। अगर ऑप्शन में दोनों मिलते हैं तो 599, अगर 99 है ही नहीं तो 40 कर देना आप लोग। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे जी? बताइए जी, इसका जवाब आप लोग खुद बताइए। फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन कौन थे? क्या वो लाला अमरनाथ थे, विजय हजारे, CK नायडू या फिर विनू मकंद? बताइए जी, फर्स्ट कैप्टन टेस्ट क्रिकेट के। तो इसका आंसर आएगा CK नायडू। ठीक है, CK नायडू पहले कैप्टन थे। अच्छा, लाला अमरनाथ के बारे में मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए इनके बारे में, क्योंकि HSSC ने एक बार इनके बारे में पूछ लिया था। लाला अमरनाथ के बारे में HSSC ने एक बार पूछ लिया था। ये आप लोगों का काम, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मुझे बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? क्या ये पूंजीवाद है? अच्छा, पूंजीवाद, साम्यवाद, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और मिश्रित। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। ये सेशन नेशनल जीके का सेशन है। इसी सेशन में बहुत जल्द जनरल साइंस की क्लास भी स्टार्ट होगी, जो कि विनय शर्मा सर आपकी क्लास लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अगले किसी सेशन में। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोग कमेंट ये भी कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो में क्या अमेंडमेंट चाहिए, आप लोग क्या और चाहते हैं, और किस तरीके की सीरीज़ आप शुरू करवाना चाहते हैं। मुझे सारी बातें आप लोग कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले किसी